अब हम लोग इसके अगले भाग में मोल को सीखने वाले हैं, अर्थात मूल संकल्पना और मूलर द्रव्यमान को पढ़ेंगे। तो मूल संकल्पना और मूलर द्रव्यमान में हम लोग मूल संकल्पना हेडिंग लेंगे या एक मोल भी इसे कह के समझेंगे। एक मोल क्या होता है? तो सबसे पहले इस मोल को हम लोग जाने कि यह मोल शब्द आया कहां से। तो प्यारे बच्चों, यह मोल शब्द ओस्टवाल्ड की देन है। इन्होंने एक लैटिन शब्द का इस्तेमाल किया था, मोल्स का प्रतिपादन किया था, मोल्स का। और इस मोल्स का मतलब ही होता था ढेर, माने एक जगह जो ढेर लगा होता है, माने बहुत सारा हम लोग कह सकते हैं, के रूप में यह आया था। ठीक है। जबकि ऐसा ही नहीं, इसे पदार्थ की मात्रा के लिए, वही पदार्थ की मात्रा जो ढेर के रूप में होते हैं के लिए, इसको मात्रक के रूप में सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त किया था, एसआई में। ठीक है। तो यहां मैंने नोट कर दिया है, देखते हैं। मोल शब्द 1896 में डब्ल्यू ओस्टवाल्ड द्वारा लैटिन शब्द मोल्स से प्रतिपादित किया गया, जिसका अर्थ होता है ढेर से। ठीक है। जबकि इसे 1967 में एसआई माने इंटरनेशनल सिस्टम मात्रक हेतु, यानी कि पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रक शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। हेतु स्वीकार किया गया। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने मोल को समझा कि मोल किसके द्वारा लाया गया था और इसका प्रयोग हम एसआई में कब से करते हैं, मात्रक के रूप में। अब हम जानेंगे मूल संकल्पना, मूल कंसेप्ट को, कि आखिर इसमें क्या बताया गया। तो बच्चों, मोल का प्रयोग अभी हमने देखा कि ओस्टवाल्ड ने ढेर के रूप में, ढेर यानी कि कोई वस्तु बहुत अधिक संख्याओं में है तो उसको गिनने के लिए, ढेर को गिनने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था जिसे हम लोग मोल समझते हैं। तो इस संकल्पना में हमें यह जानना है कि चूंकि हम केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में परमाणुओं, अणुओं, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों की बात करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि यह परमाणु जो अत्यंत छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके भीतर जो कणों की संख्या है वो अत्यधिक ज्यादा मात्रा में होती है। तो इनको गिनने के लिए ही मोल शब्द का प्रयोग किया गया। मोल्स का उपयोग हम इनको गिनने में करते हैं। तो यहाँ हमने मोल संकल्पना को हमने यहाँ पे कुछ बिंदुओं में नोट किया है। चलिए इसे देखते हैं। तो परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है। इतनी बड़ी संख्या के परिमाण के लिए मात्रक के रूप में मोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब अति सूक्ष्म स्तर पर कणों, और कणों में हमने बताया या तो परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन इत्यादि को गिनने के लिए ही मोल का उपयोग किया जाता है। तो हमने अभी यहां देखा कि इतनी बड़ी संख्या के परिमाण के लिए मात्रक के रूप में हम मोल का ही प्रयोग करते हैं। यानी पहली लाइन से हमने सीखा कि इसकी थोड़ी सी भी मात्रा हो, पदार्थ की बहुत थोड़ी मात्रा हो, तो उसके भीतर जो परमाणुओं की संख्या है वो बहुत अधिक होती है। उनको मापने के लिए मोल का इस्तेमाल किया गया। चलिए एक छोटा सा बिंदु, जैसे हम लोग 1 दर्जन हमें कोई वस्तु लेनी हो तो उसके लिए हम 1 दर्जन के लिए हम 12 वस्तु का इस्तेमाल करते हैं।
जबकि 20 वस्तु के लिए हम एक स्कोर बोलते हैं, एक स्कोर, और 144 के लिए हम क्या बोलते हैं, एक ग्रॉस बोलते हैं। 144 वस्तुओं के लिए हम क्या बोलते हैं, एक ग्रॉस। ठीक वैसे ही इन अति सूक्ष्म स्तर पर कणों के लिए, जो परमाणुओं, अणुओं और इलेक्ट्रॉनों को गिनने के लिए जिस हम शब्द का प्रयोग करते हैं, वही शब्द मोल कहलाता है। फिर से हमने बताया कि जिस तरह 12 वस्तुओं के लिए हम एक दर्जन बोलते हैं, 20 के लिए हम एक स्कोर बोलते हैं, 144 यदि कोई वस्तु हो तो उसके लिए हम एक ग्रॉस बोलते हैं। ठीक वैसे ही परमाणुओं, अणुओं और कणों को गिनने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही मोल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके एक मोल में कितना होता है इस पर हम लोग चर्चा करें। तो अगले पॉइंट में हमने यहाँ पे दे रखा है कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम या 1 किलो में, यानी कि यहाँ पे 0.012 के किलो में परमाणुओं की संख्या होती है। यानी कि इन संख्याओं को भी हम कार्बन 12 के ग्राम में या किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जानना है कि पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या, चाहे वो कोई भी पदार्थ क्यों न हो, एक समान ही होती है। ठीक है, यानी इस पॉइंट में हमने यह सीखा कि वह एक मोल, जैसे कि एक दर्जन में 12 होते हैं, 20 में एक स्कोर होता है, 144 को एक ग्रॉस बोलते हैं, वैसे ही हमें यह जानना होगा कि एक मोल में कितनी संख्या आएगी। तो इसके लिए हमने बताया, इसके लिए कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या ही एक मोल होगी। ठीक है, अब एक मोल जो संख्या होती है वो सदैव उसका मान समान होगा, चाहे वो कोई भी पदार्थ क्यों ना लिया गया। तो अब एक मोल के निर्धारण के लिए स्पेक्ट्रोमेट्री यानी कि मॉस स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया गया। अर्थात हमने इसको लिखा, इस संख्या के सही निर्धारण के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ज्ञात किया गया। अच्छा, जब ज्ञात किया गया तो उसका मान कितना प्राप्त हुआ, 1.992648 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी अभी तक हमने यह देखा इसमें कि किसी भी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में या 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। अब इस मात्रा को हम कैसे जानें, तो इस मात्रा को निर्धारित करने के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान को क्या किया गया, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा ज्ञात किया गया। तो इसके द्वारा ज्ञात करने पर उसका मान कितना प्राप्त हुआ, तो 1.992648 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम प्राप्त हुआ। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, अतः एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक मोल में परमाणुओं की संख्या हम निकाल सकते हैं 12 ग्राम प्रति मोल कार्बन 12 परमाणुओं की बटा ये कितना आया है 1.992648 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम प्रति कार्बन 12 लिख सकते हैं यहाँ पे, ये ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसका इसमें भाग कर लेंगे। तो
ग्राम से इसको काट दो और ये 12 भी कैंसिल हो जाएगा, जो बराबर तकरीबन आपका आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। 6.0221367 इंटू 10⁻23 परमाणु प्रति मोल आएगा। ठीक है। अतः किसी पदार्थ के एक मोल में कितनी संख्या हमें देखने को मिली? एक मोल में 6.0221367 इंटू 10⁻23 संख्या परमाणु प्रति मोल, माने एक मोल में परमाणु की इतनी संख्या देखने को मिली। चलिए इसको और भी कुछ जीरो के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। मिले या इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 6.0221367 और ये 23 में से ये 6 यानी 2 2 4 2 6 7 निकाल देंगे तो कितना आएगा? 2 4 6 10 12 और 14 और 2 16 यानी कि 18 19 20 22 और 21। ठीक है। यानी अतः किसी पदार्थ के एक मोल में इतने परमाणु या इतना 6.0221367 इतनी संख्या, आप कल्पना कर सकते हो कितना संख्या है के बराबर कण, परमाणु, अणु या आयन या कोई अन्य कण होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक मोल में यह सीखने का प्रयास किया कि कुल कितनी संख्या है। ठीक है। तो हमें हमेशा याद रखना होगा इस मान को। ठीक है। इस मान को याद रखने में बड़ी कठिनाई होगी, हमें इसको याद रखना होगा 6.022। यहां तक आप याद कर सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 इतनी संख्या होती है एक मोल में। और ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ हमने एक पॉइंट लिखा है, पदार्थ के एक मोल में कणों की जो संख्या होगी, यानी कि जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो सदैव समान होगी, कहीं भी समान होगी, भले ही वह कोई भी पदार्थ क्यों न हो। पानी के लिए भी उतना ही होगा, NaCl के लिए भी उतना ही होगा, सोडियम के लिए भी उतना ही होगा, माने कोई भी वस्तु के लिए वो संख्या समान होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमने देखा इतनी संख्या होती है, अर्थात इसे हम कैसे कहेंगे तो ये देखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं एक मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। एक मोल जल अणु में इतनी ही संख्या जल अणु की होगी, एक मोल सोडियम क्लोराइड में इतनी ही संख्या इसके सूत्र इकाइयों में होगा, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ये पॉइंट मैंने आपको दिखाया था। एक मोल सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, आप इसको जरूर याद रखिएगा 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे ही एक मोल H2O में कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी? एक मोल H2O यदि कोई मांगता है तो उसमें अणुओं की संख्या कितनी आएगी? 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे ही एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में उनके अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक मोल में अणुओं की संख्या को देखा जो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, हमें याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अब एक चीज और जानना है, ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 ये जो नंबर है इसे एवोगाड्रो नंबर भी हम कहते हैं, जो एवोगाड्रो के सम्मान में दिया गया था। ठीक है। तो चलिए एक पॉइंट और लेते हैं, अर्थात एवोगाड्रो के सम्मान में एवोगाड्रो स्थिरांक अथवा एवोगाड्रो संख्या Na कहते हैं, यानी Na
ये वैल्यू कितनी हो गई, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23। इसे पॉइंट में आप नोट कर लेंगे। एक मोल में कणों की संख्या इतनी ही महत्वपूर्ण थी कि इसे एक अलग नाम और संकेत दिया गया। अवोगाद्रो के सम्मान में इसे अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या Na कहते हैं, ठीक है। और वही Na का मान 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होगा। इस तरह से हम लोगों ने मोल को समझा और मोल संकल्पना को भी पढ़ा, ठीक है। अब हम इसके अगले पॉइंट मोलर द्रव्यमान की चर्चा करेंगे। तो चलिए हेडिंग लेते हैं, मोलर द्रव्यमान।